बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, आज आपके सामने एक ऐसी दास्तान रखनी है, एक ऐसी कहानी रखनी है जिसको सुनकर देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वैसे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर आप जगह जगह देखते हैं हुकूमत खाने बने हुए हैं, टॉर्चर सेल्स हैं, निजी जेलें हैं, और उन दूर दराज के इलाकों में जो बड़े शहरों से दूर इलाके हैं वहाँ लोग किसी को अगवा करके किसी इलाके में बंद कर देते हैं तो कोई उन्हें छुड़ाने वाला भी नहीं है। कानून नाम की कोई चीज आपको वहां नजर नहीं आती। और हम जो दावा करते हैं पाकिस्तान बदल रहा है, ये नया पाकिस्तान है, इस नए पाकिस्तान के अंदर भी और नए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिसके बड़े दावे किए गए, उसमें भी एक ऐसी जेल आज आपको दिखाएंगे, एक ऐसा हुकूमत खाना दिखा रहे हैं कि जिसमें आपको लगेगा कि 200 अफराद जंजीरों में जकड़े हुए, मार मार कर उन पर तशद्दुद किया जाता है और उन्हें अपने घर वापस जाने की इजाजत भी नहीं। ये ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी कहानी है जिसके पीछे बहुत से राज छुपे हुए हैं। पुलिस उन पर हाथ डालते हुए डरती है, पुलिस ऐसे हुकूमत खानों को पकड़ते हुए उनके खिलाफ मुकदमात करते हुए घबराती है, लेकिन ये हुकूमत खाने पूरे मुल्क के अंदर जगह जगह फैले हुए हैं। इस एक हुकूमत खाने को अनीला ज़का जो हमारी एंकर हैं, पुकार प्रोग्राम करती हैं, उन्होंने जाके इस हुकूमत खाने को जो है पूरी दुनिया के सामने दिखाया कि किस तरीके से वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हरीपुर के साथ बडाना गांव है, खलाबट पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे ये हुकूमत खाना कायम किया गया है। वहाँ पे लोगों को, अपने अजीज़ों को कई लोग जाके छोड़ देते हैं, उसके पीछे बड़ी कहानी है। किसी की ज़मीन का मसला है, किसी की जायदाद के साथ साथ किसी की ख़ानदानी दुश्मनी है, फिर वो लोग वहाँ पे इलाज के नाम पे रखे जाते हैं और कहा जाता है कि इनका इलाज किया जा रहा है, मंशियात का इलाज किया जा रहा है। ना डॉक्टर है, ना कोई डिस्पेंसर है, ना कोई वहां पे ऐसा स्टाफ है कि जो इनका इलाज करे। इलाज क्या होता है? डंडों से मारा जाता है, जंजीरों से उनको जकड़ा गया है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, और अगर मर जाए तो बड़े आराम से जाके किसी डैम में फेंक दिया जाता है, चलें किस्सा खत्म हुआ। लेकिन इस पूरी कहानी को जब सामने लाया गया तो उस वक्त से लेके अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, और हुकूमत भी खामोश है और पुलिस और तमाम इदारे भी खामोश हैं। ऐसी कई जेलें इस पूरे मुल्क के अंदर मौजूद हैं। फिर हम बात जब करते हैं कानून और इंसाफ की, फिर हम बात करते हैं ये मुल्क बदल रहा है, ये कैसा मुल्क बदल रहा है जहाँ ताकतवर अपने किसी मुखालिफ को जाके किसी निजी जेल में बंद कर दे और उसके खिलाफ भी एक्शन ना हो, तो फिर इस पर क्या कहा जा सकता है। अनीला ज़का हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ी सी स्टोरी इस कहानी के जो पस मंज़र हैं और ये जेल कहाँ पे है, कैसे दरियाफ्त की इन्होंने, कैसे उन मुल्ज़मान तक वो पहुँची, ये आपके सामने रख दूं। उसके बाद इस पे बात भी करेंगे, पुलिस का मौक़िफ़ भी लेंगे। हमारे सीनियर सियासतदान सेनेटर बैरामन तंगी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपोजिशन के बड़े अहम एक रुकन हैं, उनसे भी बात करेंगे। और साथ साथ शौकत यूसुफ़ज़ई साहब जो सूबाई वज़ीर हैं KPK हुकूमत के, उनसे भी पूछेंगे कि अगर इस किस्म की निजी जेल्स अगर उनके सूबे के अंदर मौजूद हैं तो फिर हम तब्दीली कौन सी जिसका हम इंतजार कर रहे थे। अनीला ज़का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि ये एग्जैक्ट इलाका कहाँ पे है, किस तरह वहां पे पहुंची और कितने लोग वहां पे बंद किए गए हैं, उनका कसूर क्या है, जुर्म क्या है उनका? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे मौका दिया इस पर अपने प्रोग्राम में बात करने का, क्योंकि अपना प्रोग्राम भी आज मैंने शाम में चलाया। ये हुकूमत खाना जो है ये एबटाबाद से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव पर ये हरीपुर के पास एक बडाना गांव आता है जहां तरबेला डैम की झील लगती है। बिल्कुल वहां पर सारा खाली प्लॉट्स हैं, वहां पर आसपास जो है कच्ची आबादी है, क्योंकि वो लोग इलीगल ज़्यादातर वहां पर रह रहे हैं, क्योंकि डैम के नीचे जिनके घर आ गए थे तो वो जाके इलीगल बस गए वहां पे। वहां पर एक किला नुमा बहुत बड़ी दीवारें हैं, वहां पर ऊपर लोहे की वायर लगाई हुई है, उसमें करंट छोड़ा हुआ है। कोई गांव जो आसपास लगते हैं उनका शहरी भी वहां नहीं जा सकता। ये 10 से 12 साल से हुकूमत खाना चल रहा है। अब मेरे नॉलेज में ये 2019 में केस आया। 2019 में इस तरह ये केस मेरे नॉलेज में आया कि वहां पर तरबेला डैम के पास एक नॉन डेड बॉडी ठेले पर रखकर इस हुकूमत खाने के कुछ लोग फेंकने जा रहे थे। वहां पर पुलिस की विजिलेंस हो रही थी और वहां पर कहाँ फेंकने जा रहे थे? तरबेला डैम की जो झील लगती है उसमें, जो बंदा ये नहीं मर गया उसको तरबेला डैम की झील में फेंकने जा रहे थे 2019 में। ऐसे में वहां जब पुलिस की विजिलेंस हो रही थी और ये झील में फेंकने लगे तो वहां ये पकड़े गए। उसका जब पोस्टमार्टम हुआ डेड बॉडी का, ये खबर मेरे सोर्स के जरिए भी, क्योंकि ज़ाहिर है क्राइम शो करती हूँ, अपने सोर्सेज होते हैं, उसके जरिए मेरे कान तक आई। वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी था जो इनके चुंगल में फंस गया था और उसके जिस्म पर 18 निशान थे इंजरीज के। गर्म लोहा जो था उससे उसके जिस्म को दागा गया था। और उसका मुकदमा दर्ज हुआ? उसका मुकदमा दर्ज हुआ क्योंकि उसके फादर जिन लोगों के खिलाफ, यो इनके खिलाफ हुआ। फिर ये जो इस वक्त जो इलाज के नाम पे हुकूमत खाना बनाए हुए हैं, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज जी, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ।
हुआ, ये लोग वहां से फरार हो गए। फिर इन्होंने कोर्ट में जाकर अपनी जमानत वगैरह करवाई। चूंकि वो ओवरसीज फैमिली है, वो अभी तक ये केस को लेके चल रही है। अब मेरे नॉलेज में ये केस उस वक्त से आ चुका हुआ था, मैं ऑन एंड ऑफ इस पर आते जाते नजर रखती थी, लोगों से पूछगछ करती थी, लेकिन इनकी मुखबरी इतनी स्ट्रांग थी कि मैं इनके करीब भटक भी नहीं पा रही थी। लेकिन जब आप पहुंची उस वक्त ये सारे लोग अंदर कैद थे? मैं जब पहुंची, मैंने 8 दिन की मेहनत की मलिक साहब। मैं भेस बदल बदल के गई वहां पर, मैंने वहां जाके लोगों से पूछा, मेरी टीम वहां पर फेरी वाले बन के गए, बहुत कुछ। बिल आखिर एक दिन हम कामयाब कैसे हुए कि हम इन लोगों के पास गए और हमने जाके बोला कि हमारा एक भाई है, उसको जायदाद का मसला है, हमने उसको एडमिट करवाना है आपके पास, हमारी जायदाद पे काबिज है। इन लोगों ने 57,000 का बिल मेरे हाथ में दे दिया और कहा कि सुबह भाई ले आइएगा अपना। वहां से ये लोग, यानी आपने कहा कि एक बंदे से हमने जायदाद जो लेनी है, छीननी है, उसको हम आपके हवाले करना चाहते हैं और उस बिल आपके हाथ में दे दिया। बिल्कुल, इन्होंने बिल दे दिया। वहां से फिर हमने जाकर डीआईजी मीर वाइज के नॉलेज में सारी बात दी, पुलिस को सारी बात बताई कि इस तरह यहाँ पे कुबत खाना चल रहा है। पुलिस ने जाकर वहां ऑपरेशन किया, वहां पर नफरी तैनात की और 200 के करीब, लगभग 200 के करीब अफराद जंजीरों में जकड़े गए थे। उन लोगों को खाने को कुछ मुयस्सर नहीं था। हमारे नाज़रीन वो देख रहे हैं, सारा कुछ तस्वीर सारी उनकी और वीडियोस क्लिप नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया, उनको जंजीरें से किस तरह बांधा गया है और रोज उनके साथ किस किस्म का जुल्म। नीला मेरे साथ मौजूद रहेगा, आप सेंटर बैरमन तंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तंगी साहब बहुत बहुत शुक्रिया पुराना वक्त देने का। ये हरीपुर कोई कबायली इलाका भी नहीं है, सेटल्ड एरिया है और खासतौर पर उस एरिया के अंदर अगर इस किस्म की हुकूमत खाना हो जिसमें 200 अफराद जंजीरों में जकड़े हों, उनको मारा जाए, और लोग कौन से हैं, किसी का अगर जायदाद का मसला है तो वो पकड़ के जाके वहां पे उसको बीमार बना के जमा करा दे और वो साल तक वहां पड़ा रहे, उसके बाद मर जाए तो उसकी लाश को फेंक दिया जाए। ये हुकूमत कहाँ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब शुक्रिया, बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज पे आज आप डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अनीला ज़क्का को न सिर्फ अप्रिशिएट करता हूं और अगर ये उम्मीद रखता हूं कि इसी तरह अनीला को देखकर लोग इस नालायक, नाअहल और सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत को एक्सपोज करेंगे। इसलिए कि जनरल मासेस का इशू है, ये पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं है। ठीक है। और अगर 8 साल से केपी में नालायक पीटीआई की हुकूमत है और 8 सालों से ये न कोई नोगो एरिया है, न कोई ऐसी जगह है, वहां से एमएनएस है, वहां से ग्रैंड सन ऑफ डिक्टेटर हैं जो इस वक्त फेडरल मिनिस्टर हैं। नो डाउट कि वो हर हुकूमत में अपनी छतरी बदल देते हैं, इससे पहले भी उनके वालिद साहब की हुकूमत थी। तो उस डिस्ट्रिक्ट से ये जो इश्यूज आ गया है, वहां पे ऑलरेडी फेडरल मिनिस्टर है, प्रोविंशियल मिनिस्टर है, एक फैमिली की तकरीबन 15, 20, 30, 40 साल से हुकूमत है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। लेकिन मैं मलिक साहब आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हुकूमत आने से पहले यहाँ के एक वजीर था और वो बार बार कह रहा था कि अगर किसी हुकूमत में किसी की डेथ हो जाती है, मर्डर होता है और उसको कातिल नहीं पकड़े जाते, तो आप समझ लें कि मौजूदा हुकूमत या वजीर आजम उस कत्ल के जिम्मेदार हैं। तो ये इसी तरह पूरे पाकिस्तान में आप देख लें, मेरे 4 सद्दा की उम्र से कि कुछ 3 भाइयों को कत्ल किया था, वो भी इंतजार में है। इसी तरह मोटरवे पे जो खातून के साथ ज्यादा वो भी इंतजार में है। इसी तरह मतलब कि जो केयरटेकर खातून थी और उस यतीमखाने के जो बच्चियों के साथ रेप किया, वो भी अपने इंसाफ के हकदार हैं। लेकिन सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम इंसाफ देंगे दहलीज पर, जो कि आज मेरे ख्याल में पूरे मुल्क में अंधेर नगरी है, अकरबा परवरी है, करप्शन का बाजार गर्म है और इसी तरह वाकयात रोजाना आते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे आपने इंट्रो में कहा कि किस टाइप की तब्दीली है, तो मैं ये कह रहा हूं कि मलिक साहब यही तब्दीली है जो पाकिस्तान के मॉरली, पॉलिटिकली, एथिकली, प्रोफेशनली उनको बिल्कुल न सिर्फ डैमेज करके डिस्ट्रॉयड किया है, हर सेक्टर को डैमेज किया है। लेकिन मैं शाबाश देता हूं और मैं मुबारकबाद भी देता हूं अनीला को कि इसने इस नालायक हुकूमत को न सिर्फ एक्सपोज किया, लेकिन मैं साथ साथ ये जो पुलिस डीआईजी साहब है, आज भी ये आपको बताना चल रहा है, आज भी मलिक साहब ये मैं आपको बता वही आपसे जानना चाहता था ये साहब कि अगर इस इंकशाफ होने के बावजूद उमर अयूब खान साहब वफाकी वजीर हैं, उन्हें परवाह को नहीं है, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, केपीके की हुकूमत है, किसी को ये एहसास हुआ
कितना बड़ी स्टोरी, इतना बड़ा कुबत खाना अगर सामने आया है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और माजी में भी इनके खिलाफ मुकदमात कायम हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग इस किस्म की निजी जेल चला रहे हैं। मलिक साहब देखिए, अगर इन लोगों के एहसास होता या साहब को एहसास होता तो क्या साहिवाल के बच्चे अभी तक इंसाफ के लिए अपने दहलीज पर नहीं बैठे हैं? इमरान ने तो कहा था कि मैं डोर स्टेप पे इंसाफ दूंगा, तो साहिवाल के बच्चे भी अभी तक इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो अपनी वजारतें, अपनी अयाशियों में मसरूफ है। ऐसे जो आज जो कुछ मैं देख रहा हूं, दिल खून का आंसू रो रहा है, इसलिए कि ये किसी के बच्चे हैं, ये किसी के शौहर हैं, ये किसी के भाई हैं, और वो बहनें, वो माएँ अभी रोती हैं इन लोगों के पीछे। लेकिन इस हुकूमत को एहसास ही नहीं है कि हमारी मॉरल पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। लेकिन मैं पुलिस की तरफ एक दफा फिर जाना चाहता हूं कि डीआईजी हजारा ने सब कुछ अपने आंखों से देखा है। मैं इस शो से उसकी मजम्मत करता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि एज ए सेनेटर ऑफ पाकिस्तान मैं कोशिश करता हूं कि विद इन 2-3 डेज में मैं खुद विजिट वहां करूंगा और मैं देखूंगा कि अगर डीआईजी ने एक्शन नहीं लिया है तो मैं सेनेट के फ्लोर पर इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा और पूरे पाकिस्तान में इस हुकूमत के इस किरदार को एक्सपोज करूंगा। अनिला, ये जो तंगी साहब बात कर रहे हैं कि पुलिस को अगर एक चीज की निशानदेही होगी, ये पुलिस खुद आपके साथ थी जब आपने सारे निजी जेल को सामने लेके आई, तो उसके बावजूद अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आपने पूछा नहीं लोगों से, पुलिस से राब्ता नहीं किया आपने? मैंने मलिक साहब बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश की। मैं जिस वक्त वहाँ स्पॉट पे मौजूद थी, मैं कवर कर रही थी, तो मुझे बार बार डीएसपी, क्योंकि स्पॉट पे थे मेरे साथ, उनका मुझे कहना था कि आप यहाँ से निकल जाएं या आप पर अटैक ना हो जाए, ये बहुत क्रिमिनल लोग हैं, ये है वो है। उन्हें कैमरे का एक खौफ था। जैसे ही हम लोग वहां से निकले, दरख्वास्त दायर होने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अनिला, आप मेरे साथ मौजूद रहिएगा। हरिपुर से एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहम्मद एयाज अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एसडीपीओ हैं हरिपुर के। एयाज अवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। ये चीज तो आपने देखी कि किस किस्म का एक निजी जेल अगर हरिपुर के अंदर मौजूद है, फिर उसकी निशानदेही भी कर दी गई, पुकार टीम में जाके उनके इंटरव्यूज किए, सारी सूरत हाल आपके सामने भी है, डीआईजी साहब के सामने भी है। लेकिन ये लोग इतने ताकतवर हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। ये जेल अब भी चल रही है, इसको बंद नहीं किया जा सकता। शुक्रिया मलिक साहब। मैं इसमें आपको जो इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये तर्क मनशियात वेलफेयर सोसाइटी जो है ये काम कर रही है, पिछले काफी अरसे से काम कर रही है। अब इसकी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इसकी जो 1993 में जो है वो इसके जो है वो रजिस्ट्रेशन हुई इस इदारे की, और इसके खिलाफ जो है इससे पहले भी मुतअद्दिद मुकदमा रजिस्टर हो चुके हैं। 2006 से ऑनवर्ड इनको अरेस्ट किया गया है। पुलिस के पास जब भी कोई कंप्लेंट आई है, पुलिस ने उस पर प्रॉपर जो है एफआईआर लॉन्च की है, उसको इन्वेस्टिगेट किया है, उसको प्रॉपर जो है उसके बाद उसका जो प्रोसेस है ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया है। उसमें जो है मैं आपको बताऊं कि हम जो इस किस्म की जो कंप्लेंट्स है उसमें पहले भी जो है इनके खिलाफ मुकदमे रजिस्टर हो चुके हैं, और एक एफआईआर नंबर जो है 362 है 2014 की, उसमें जो ये साहब हैं ये उसमें और इसके दीगर मुल्ज़मान जो है वो अदालत से बरी हो चुके हैं। फिर इनकी रजिस्ट्रेशन है वो मनसूख हुई। उसके बाद फिर जो है वो इनके खिलाफ एक और एफआईआर रजिस्टर हुई है, बल्कि इनके खिलाफ जो है 6 सितंबर 2019 में एक जो है वो मर्डर की एफआईआर रजिस्टर हुई है, जिसमें एक साहब हैं उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है कि जी मेरा बच्चा जो है वो नशा करता था, मैंने इनके पास दाखिल करवाया, फिर मुझे पता चला कि मेरा बेटा जो है उसकी डेथ हो चुकी है, मैं उसको जी तो जो है वो पुलिस ने बाकायदा एफआईआर रजिस्टर की है, एफआईआर नंबर 629, और वो जो मुकदमा जो है वो भी ज़ेर समाअत अदालत है। इसके अलावा जब भी हमारे पास कंप्लेंट आई है हमने उनके खिलाफ एक्शन किया है। अभी जो रिसेंट कंप्लेंट है इस कंप्लेंट पे भी जो है बाकायदा हम इंक्वायरी कर रहे हैं, और कुछ लोग वहां से आज हमारे पास आए भी हैं जो हमारे पास हैं अभी पुलिस स्टेशन में, और हम उनके रिलेटिव से रब्ता कर रहे हैं। कुछ जो है 3 के करीब जो शख्स है उनके रिलेटिव आके वापस ले जा चुके हैं, हजरों से, वाक एंड से। अभी एक साहब है उन्होंने लाहौर से हमारे साथ रब्ता किया कि जी आप अपने बेटे को अपने पास रखें, मेरे बेटे के वहां मैं उसको आपसे लेने के लिए हरिपुर आ रहा हूँ।
तो पुलिस के पास जब भी कंप्लेंट आई हमने उसको प्रॉपर यहाँ सब बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, पुलिस के पास कंप्लेंट आती है, आप कार्रवाई भी करते हैं, आप माशाल्लाह बड़े एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर हैं। यानी किसी जगह पे एक ऐसा क्या तरके मंशियात सेंटर चलाया जा सकता है जहाँ ना डॉक्टर हो, ना डिस्पेंसर हो, ना ट्रीटमेंट हो, बल्कि जंजीरों से उनको बांधा जाए, उनको मारा जाए, हर रोज उनको मारा जाए। इंटरव्यूज आपने देखे सब लोगों के जो वहां पे बंद है इस वक्त, जो उनकी हालत है बेचारों की, ऐसा सेंटर चलाने की तो ना कानून इजाजत देता है और ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। ऐसे लोगों के खिलाफ तो वहां उनको सेंटर उस फौरी तौर पर बंद कर देना चाहिए। जी मैंने आपको बताया मलिक साहब कि जब भी पुलिस के पास कंप्लेंट आई है या पुलिस ने खुद भी एक्शन किया है, उसकी एनओसी जो है वो जो उसकी एनओसी थी वो पुलिस की रिपोर्ट में मंसूख हुई है। अब ये जो बात आप फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक है, इसमें जो दीगर कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भी मेरे ख्याल जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो मलिक साहब इजाजत दें तो यार सबसे एक सवाल पूछ सकती हूँ मैं? जी यार साहब, अनिला आपसे एक सवाल पूछना चाहती हैं। अच्छा यार साहब, आपने कहा कि 1993 में ये कम्युनिटी रजिस्टर्ड हुई थी। पहली बात तो ये कि जिसने इनको रजिस्टर्ड किया था एक वेलफेयर का इदारा, उसी ने फिर बाद में 2013 में इनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी। फिर जो मुकदमा इन पर चल रहा है 2019 का, आपने अगर वो मिसल गौर से पढ़ी हो तो उसमें आपके पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से तफ्तीश लिखी गई है कि ये तरबेला डैम की झील में डेड बॉडी फेंकने जा रहे थे और वहां से पुलिस की विजिलेंस टीम ने इनको पकड़ा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उस पर ना कोई मड है क्योंकि कहते हैं दीवार गिरी थी, और ना ही उस डेड बॉडी के ऊपर किसी किस्म की कोई मट्टी लगी हुई है, उस पर सिर्फ लोहे के एंगल से टॉर्चर का निशान है और ओवर ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हुई। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि हम फौरन एफआईआर लॉन्च करते हैं। इस मुकदमे की भी दरख्वास्त दी गई, इस मुकदमे के लिए एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, इंक्वायरी तो बात की बात है, पहले तो एफआईआर सब रिस्पॉन्ड करें। जी साहब। जी अनिला साहब, उसमें मिसल मैंने तो नहीं पढ़ी लेकिन माशाल्लाह आपने सारी जो है वो इन्वेस्टिगेशन पढ़ी है। ये मिसल ये फाइल में मंगवा दूंगा, तो रिसेंटली मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है तो 2-3 महीने पहले, तो मैं वो जो है फाइल भी मंगवा दूंगा, मैं उसको देख भी लूंगा। और मैं आपसे ये दरखास्त करता हूँ कि क्या ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है या बाकी भी कोई डिपार्टमेंट्स हैं जो इसको देखें? तो हमारा जो काम है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। यहाँ सब कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, यहाँ सब कोई पॉलिटिकल प्रेशर है कोई, या कोई ऐसे नामवर शख्सियात जिनके कोई लवाकिन वहां पे मौजूद हैं, ये भी कहा जा रहा है कि उनकी वजह से प्रेशर है पुलिस के ऊपर, इसलिए ऐसी जेल को बंद करना जरा मुश्किल है पुलिस के लिए। जी नहीं, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, बिल्कुल हम लोग जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ये भी देखिए, आप अनिला साहब जो फरमा रही हैं, आप ये देखिए जो पेरेंट्स हैं वो खुद आके अपने बच्चों को यहाँ पे, अपने रिलेटिव्स को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को जो है ना एडमिट करवाते हैं, उनसे कोई पॉसिबली छीन के नहीं लाया ये। आप इस चीज को भी ध्यान में रखें। लेकिन यहाँ सब लेकिन एक चीज इसमें यह है कि कुछ लोग जमीन के जायदाद के तनाजे हैं, किसी की मुखालफत है, किसी ने किसी को पकड़ के जाके खुद बंद किया हुआ है। उन बच्चों के इंटरव्यूज हैं कि हमें जबरदस्ती यहाँ पे छोड़ दिया गया, ला के यहाँ पे बांध दिया गया है। उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे ना जी, वो कंप्लेंट हमारे पास जब आ रही है हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर इंशाल्लाह पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। यहाँ जवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, एएसपी हरिपुर। उनका कहना यह था कि जो भी शिकायत उनके पास आ रही हैं उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, और माजी में भी इसी गिरोह के खिलाफ मुकदमात कायम हो चुके हैं, अदालत से जमानतें भी हुई, लेकिन कुछ मुकदमात अब भी जेर समाअत हैं। लेकिन इसके साथ साथ पुलिस के साथ दीगर जो महकमे हैं जो एनओसी जारी करते हैं, और पूरे मुल्क के अंदर ये फैला हुआ तर्क मंशियात के नाम पर जो निजी जेल्स बनाई गई हैं, इनके खिलाफ दीगर महकमों को भी अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे इसी हरिपुर में होने वाले, इस सामने आने वाले इंतहाई अफसोसनाक एक निजी जेल की, जहां 200 से ज्यादा अफराद, जिसमें बेगुनाह अफराद हैं, जाती दुश्मनी की बिना पर, किसी और मफाद की बिना पर जहां लोगों को बंद किया गया है, और क्या नाम क्या दिया जा रहा है कि हमने मंशियात छुड़ानी है इन लोगों से, और मंशियात कैसे छुड़ाई जा रही है ये भी आपको साथ साथ दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। तंगी साहब ये बताइएगा कि जो अभी एएसपी साहब की आपने बात सुनी, यादवान साहब बता रहे थे कि बाकी महकमे भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर एनओसी कैंसिल हुआ फिर एनओसी कैसे मिला, सिर्फ पुलिस पर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। ऐसी तरके मंशियात के अगर मराकज बनते हैं तो उनमें कई दीगर महकमों की भी इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। अगर इजाजत दी जाती है तो क्यों दी जाती है, और अगर ये तरीका इलाज दरियाफ्त कर लिया जाए कि डंडे मारना, जैसे कि इस इलाज गाह के जो मुंतजमीन है वो कहते हैं कि हमारा इलाज का तरीका ये है। देखिए मलिक साहब, मैं एसपी साहब की बात से एग्री नहीं करता हूं, इसलिए कि अगर मैं अपने मोहल्ले में
वेलफेयर के नाम से एक इदारा बनाऊं और फिर वहां पर अल्लाह न करे कोई ऐसी एक्टिविटीज मैं शुरू करूं जो कि वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज हो या इंसानियत के खिलाफ एक्टिविटीज हो और मुकामी थाने का एसएचओ को पता चल जाए, तो ये मुकामी एसएचओ की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस इदारे ने मुझे परमिशन दी है, जिस इदारे ने मुझे इनोसी किया है, तो ये इस मुकामी थाने की जिम्मेदारी बनती है, ये प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेरी एनओसी को कैंसिल करवा दें और विद थ्रू कैंसिल करवा दें। तो जब 2019 से अगर ये जो मर्डर का केस आ चुका है, तो मैं एसपी साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने उस मर्डर के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ एफआईआर कटवा के ये 302 केस में बाहर क्यों आए, और वो जो सेंटर है वो जिस नाम से भी बना है वो अभी तक कैसे चल रहा है। ये एसपी साहब की ये बात बिल्कुल मैं कंडेम करता हूं कि बाकी इदारे भी आप एक्शन लें, बाकी इदारे एक्शन न लें। आपका जो बुनियाद है उस इदारा जिस नाम से भी बना है, जब आपको पता चला कि यहाँ पर मर्डर होते हैं, यहाँ पर टॉर्चर सेल है, यहाँ पर और एक्टिविटीज हैं, तो आप फिर ये काम करें कि वो जिन इदारों ने एनओसी दिए हैं उस एनओसी को कैंसिल करवाने के लिए आपके एफआईआर, आपकी रिपोर्ट काफी है। तो सबसे पहले जो बुनियादी एक्शन है ये मुकामी थाने का, एसपी का और डीआईजी का अखलाकी जिम्मेदारी बनती है, जो कि आज तक इसने नहीं किया। और क्यों नहीं किया, मैं समझता हूं कि इस एसपी को और डीआईजी को आज भी वो इदारा खुला है। मैं एसपी साहब से पूछना चाहता हूं कि क्यों, जब अनिला ने इतनी मेहनत करके 200 बंदों की जिंदगी को बचाने की अपनी जिंदगी दांव पे लगाई, तो फिर आप अनिला की उस मेहनत को जाया करते हैं, आप अनिला की उस नेकनामी को जाया करते हैं, आपने अनिला की वो मेहनत को नेस्तनाबूद किया। आज आपको चाहिए था कि अनिला को बुला के उसकी शील्ड देते थाने में, और आप जनरल मासिस को इकट्ठा करके अवाम की मदद से, जनरल मासिस की मदद से, इंटेलेक्चुअल की मदद से, मीडिया की मदद से आप इस इदारे को बंद कर लेती, अवाम भी आपको दाद देती, दुआएं भी आपको मिलती। तंगी साहब, वहां पे जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? पुलिस का मौक़िफ़ भी आपने सुना, वो कहते हैं जी कि तरक़ मंशियात का मरकज है, लेकिन वहां जो लोग इस वक्त जिनको वहां पे बंद किया गया है, जिनको क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिएगा। आप क्यों रो रहे हैं? बस घर की याद आती है, बच्चों की याद आती है। ये आपने हाथ में टुकड़े किस चीज से पकड़े हैं? ये हमें खाना देते हैं, ये रोटी देते हैं आपको जी। ये आपने भी हाथ में पकड़े हुए टुकड़े, ये क्या है? ये खाना देते हैं, बकरी से चाहे जुल्म होता है, मारते हैं ये लोग। क्यों मारते हैं? बस जरा सी गलती पे बहुत मारते हैं जी, बहुत मारते हैं जी। इधर में क्या किए हुए झगड़ा हुए जंगलों में नहीं जाएंगे, मैं आपको लेके जाऊंगी, मैं आपको लेके जाऊंगी। मेरा गैली पीर बने हुए हैं, पूरी बाल भी पड़े हुए हैं, हमें पाकी नहीं करवाते ये। अच्छा, हम ना पाकी करवाते हैं, इलाज करते हैं हम लोग, यहीं पे खाना खाते हैं, यहीं पे नमाज पढ़ते हैं। आपने अपने घर वालों को नहीं बताया? मारते हैं, नहीं ये मारते हैं, हमें को बताएंगे तो मार मार के बुरा हाल कर देते हैं। अच्छा, मार मार के इतना बंदे का सटका नाद कर देते हैं। कैन में डब्बे हैं, उसमें इधर ही सोते हैं, इधर ही पेशाब करो, इससे तो जेल बेहतर है। इधर ही सो, इधर ही पेशाब भी करो। मैं जो ये 2 शादियाँ की हुई है मैंने, मेरा ससुर यहाँ पे जमा करवा के गया, वो मुझे कहते हैं कि आपने कहना है मैं नशा करता हूँ। मैंने बोला मैं नशा नहीं करता, मुझे मार मार के मेरे हाथों की उंगलियाँ की तोड़ी भी है। आपके बच्चे भी हैं? जी। कितने हैं? 4। बच्चों में से किसी ने राब्ता नहीं किया? वो कराची में। उनको पता नहीं आप किधर है? कब से यहाँ पे आते हैं? यहाँ में 4 महीने पूरे हो गए। टीवी बच्चों में से किसी उनको ने पता ही नहीं है। उनको क्या पता आप कहाँ हैं? उनको ये पता है कि मैं गाँव गया हूँ। ये हरीपुर आपने मेरा, कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? यहाँ कॉन्टेक्ट करते को बात करते तो मारते हैं। किसी किस्म की अगर आप कोई नशा करते थे? नहीं। किसी किस्म का नशा? किसी किस्म का। लांडी भैंस कॉलोनी में 72 भैंस है। अच्छा, डेयरी फार्मर हूँ मैं। कितने आपकी जायदाद होगी? तकरीबन ज्यादा नहीं, 8-9 करोड़ है। 8-9 करोड़ की जायदाद। असल जो मैन वजह है ना, उसने जमीन का कब्जा की है मेरी, वो पैसे देने के वजह, पैसे लेने के लिए भी आया था, उन्होंने मुझे यहाँ जमा करो। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से ये लोग जो कह रहे हैं
कि हम ना नशा करते हैं, बल्कि हमें एक शख्स का तो ये कहना है कि मैंने दूसरी शादी की, ससुर ने पकड़ के ला के यहाँ बंद करवा दिया और कहा ये नशा करता है, और वो बेचारा कैद है और कितना सुलझे अंदाज में वो ये बात कर रहा है। बाकी लोग जिस तरीके से अपना हाल बयान कर रहे हैं, रोटियां जिस तरीके से उनको मिलती हैं, जहाँ रखा गया है इस छोटी सी जगह पे वही नमाज पढ़ते हैं और उनको किसी तरफ जाने की इजाज़त भी नहीं है। ये कैसा इलाज है कि जहाँ एक बंदा नशा भी नहीं करता लेकिन उसके लवाकीन, उसके घर वाले, उसके बहन भाई अपनी किसी जाती चुपकलिश की बिना पर, अपनी जाती किसी मुफाद की बिना पर उनको ला के यहाँ पे बंद करा देते हैं और उनको हथकड़ियां पहना दी जाती हैं, उनकी पाँव पे बेड़ियां पहना के, जंजीरें पहना के उनको बंद कर दिया जाता है। रियासत पाकिस्तान के अंदर क्या इस किस्म की जेल बनाने की, ऐसा इलाज करने की इजाजत है? शायद ये इसका जवाब उमर अयूब खान साहब बहुत बेहतर दे सकते हैं, जो वहाँ उस इलाके के वजीर भी हैं, बार बार वहाँ से मुंतखब भी होते रहे, फिर खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। क्या इंसानी हुकूक की इतनी तज़लील पूरे मुल्क में कहीं नजर आती है? एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि इस इलाज को चलाने वाले, इस इलाजगाह को चलाने वाले वो भी हमारे साथ मौजूद हों, उनसे पूछें कि आखिर ये इन लोगों पर जुल्म क्यों उठाया जा रहा है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। फिर आगे प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे इस प्रोग्राम के अंदर अब हमने उनसे रब्ता किया है, इलियास कादरी साहब जो इस जो टार्चर सेल को चलाते हैं, जिनके बारे में उनका दावा यह है कि वो यहाँ मंशियात का इलाज करते हैं। उनसे भी हमने रब्ता किया ताकि उनका मौक़िफ़ भी सामने आ सके। इलियास कादरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया अपना मौक़िफ़ देने के लिए। ये बताइएगा ये कौन सा तरीका इलाज है कि आप लोगों को जंजीरों से बांध दें, उनको मारें, उनके ऊपर टार्चर करें, फिर जो मर जाए उसे जाकर डैम में फेंक दें? ये आपको ये खबर किसने दी? मैं, आप मेरी बात सुनिए जी। अच्छा जी, मेरी बात में नाराज ना हुई है? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले मैं कसम उठाता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जी कसम ना उठाओ। नहीं कसम उठाओ ना जी, आप मुसलमान है, मेरी बात यकीन करें। आप झूठों बेईमानों की बातों में यकीन कर रहे हैं। मेरे पहली बात है, आपने मेरे आधार को टार्चर सेल क्यों कहा? आप मुझे टार्चर सेल मैंने इसलिए कहा यार साहब कि एक बंदे के पाँव में जंजीरें हैं, उसको सबको बांधा गया, वहां पे उनके ऊपर मारा जा रहा है। वो आपके हवाले से खुल के बात कर रहे हैं कि मैं नशा नहीं करता, लेकिन मुझे यहाँ पे जिस तरीके से रखा जा रहा है, उनके सबके बयानात आपने देखे। आपके इदारे में हो क्या रहा है? मैं तो अदारे में ही नहीं था, मैं अदारे से नहीं करता हूँ, मोटरवे पे चढ़ू तो मैं शिफा अस्पताल में टेस्ट कराने जा रहा था, पीछे ये टीवी वाला है, मैं होता तो मैं उनको तसल्ली देता। अच्छा, दूसरी आप जरा मेरी बात सुने ना जी जी। ये जंजीरों की बात आप करते हैं, मैंने पहले भी उस औरत को क्या नाम उसका, अनिला जी जी को, उसको मैंने कहा कि आप एक आदमी ऐसा पैदा करके बताएं जो ये साबित करे मैंने किसके ऊपर में जंजीर डाली है। 10 लाख रुपए इलियास कादरी जुर्माना देने के लिए तैयार है। इलियास साहब, सब बंधे हुए वीडियो सारी हैं आपके इदारे के में, जाके पुलिस की मौजूदगी में सबके इंटरव्यूज हैं, डीआईजी मौजूद है। मेरी बात की, और मैंने तो जंजीर नहीं डाली ना जी। आप जरा, आपने मुझसे बातें पूछी ना मेरी, तो हमारे से बात भी, अपनी बात का जवाब भी सुने ना जी, प्लीज दें। जितने मरीज मेरे पास हैं 184 जी जी, इनके 40 साल से मैं अदारा चला रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 12,000 से ज्यादा ठीक होकर चले गए। इस वक्त 184 हम किसी को घरों से उठा के नहीं लाते। जो मरीज मेरे अदारे से ठीक हो घरों में ठीक रहते हैं उनको फिर देते। अच्छा, वो जो शख्स झूठ बोल रहा है कि मैंने दूसरी शादी की और मुझे वहां मेरे ससुर पकड़ के यहाँ पे बंद आपके पास करवा गए, आपने उनको बांधा हुआ है जंजीर के साथ और उसका आप इलाज कर रहे हैं, वो कहते हैं मैंने नशा करता हूँ, ना मेरे तरफ कोई ऐसा है कोई चीज, लेकिन उसके बावजूद वो आपके पास जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मेरी वो पहले आप मेरी बात सुनने ने जी, जो मरीज आप दाखिल कराएंगे पहले मैं कह दूं आप अदालत चेक करें, अदालत से जो मरीज मौजूद है इनसे इंटरव्यू ने कवायद जवाब देखें, अगर आपको तसल्ली हो और तो फिर मरीज हैं। कोई नहीं, आपके खिलाफ फिर मुकदमात क्यों दर्ज हुए? आपका फिर ये कैंसिल क्यों है, एनओसी कैंसिल क्यों है आपका? आखिर कोई ना कोई शिकायत आपके खिलाफ है ना। अभी एएसपी मौजूद थे, वो कहते थे शिकायत आपके खिलाफ है, मुकदमात आपके खिलाफ है, जमानतों पर आप हैं, फिर आप ऐसा कैसा सेंटर चला रहे हैं जहां पे आप एक हुकूमत खाना बना के सेंटर चलाएं? ये जमानतों पर मेरे आऊं जी, जमानतों पर बात सुने मेरी। 2000 यानी कि मैं 40 साल से ये अदारा चला रहा हूँ। जितने मरीज मेरे पास हैं
ये इनके माँ बाप खुद पहले दाखिल कराते हैं और लिख के देते हैं, फार्म दाखिल इनका मौजूद है मेरे पास, लिख के देते हैं कि मेरे बेटे ने या भाई ने इतने साल नशा की है, फला नशा की है। जरा तवज्जो से मेरी आप अर्ज सुने। लेकिन तो इलियास साहब, आप इलाज करने के बजाय उनको मारने का हक रखते हैं, उनको जंजीरें पहनाने का हक रखते हैं। वो मेरी पहले आप बात तो सुने ना जी, जिस बात में आपकी कमजोरी नजर आती वो मेरी बात ही नहीं सुनते। जब आपने हम सवाल किया तो मेरी बात सुने ना, हक बनता है ना। अच्छा, तो वो अदारे वो फार्म में लिख के देता है, इसकी इतनी बार मैंने उसका इलाज करा है, इतनी बार जेल में गए, इतने महीने घर में बांध रखा है, नशे से नहीं छोड़ा, इसलिए मैं अदारे में उसको दाखिल करके जा रहा हूँ। इसके एक पाँव में अपने हाथ से जंजीर डालकर इतने महीनों के लिए। इलियास साहब, ना डॉक्टर, ना डिस्पेंसर, ना दवाई, ये जंजीरें और मार कुटाई, ये कौन सा इलाज है? मैं आप मुसलमान है ना, कलमा नबी का पढ़ते हैं ना? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको ऐलान करता हूँ, आप ऐसा मरीज मेरे सुपुर्द करें, ये जिसको दुनिया के सारे डॉक्टर कहते हैं ये नशा करने बगैर ये जिंदा नहीं रह सकता, उसको खूब दब के नशा कर के अदा मेरे हवाले करें और आप भी बैठ जाएं। मैं एक हफ्ते तक ये जो लाश फेंकने का मुकदमा जो आपके ऊपर दर्ज हुआ, पुलिस की एक टीम ने आपको वहां आपके लोगों को मौके से गिरफ्तार किया, वो एक लाश डैम में फेंकने जा रहे थे, आपके मुकदमा है ना किया, और जो आपने सवाल किया उसका पहले जवाब तो पूरा होने देने जी, जवाब दे नहीं सकते फिर आपने कौन सा इलाज है? मैंने आपसे सवाल किया कि आप लोगों को मार मार के इलाज कौन सा करवाना चाहते हैं? वो लोग बेचारे रो रहे हैं, हमें वहां से जाने दिया जाए, आप कहते हैं नहीं मैंने बांध के रखना है इनको। आगे ही मुर्दा है, मैं उनको मार के और मैं लगाऊंगा, आप ये रहे हैं। तो आप मेहरबानी करें उनको रिहा कर दे, वो बेचारे रिहा होना चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं मैंने इलाज करना है, ये कहाँ का कानून है? देखो ना जी, उनके माँ बाप मेरे सुपुर्द करके गए, वो याद है। सर, माँ बाप के पास क्या इख्तियार है कि 18 साल से बालिग उम्र के बच्चे को आपके हवाले कर जाए? ये क्या मुल्क का कानून कहता है? देखो ना, अगर आपके नजदीक ये गैर कानूनी बात है तो फिर उनके वालिदैन पे भी आप एतराज करें, केस करें ना। सर, उनके वालिदैन को छोड़े, मैं पकड़ के एक बंदा आपको दे दूं, आप उसको गिरफ्तार कर लेंगे? ये तो आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूं। हमने क्यों करेंगे आप? आपको किसी ने इख्तियार नहीं दिया। ये कादरी साहब, मलिक साहब, इलियास साहब से पूछे कि इनका इदारा जो है वो किस एसओपी पे रजिस्टर्ड है, क्या कोई तिब में इनकी रजिस्ट्रेशन है, कोई यहाँ पर इनकी किसी रिहैबिलिटेशन के नाम पर रजिस्ट्रेशन है, ये किस तरह चला रहे हैं, एसओपी कौन से हैं? सबसे पहले तो ये बताएं कि आइन के मुताबिक बेड़ियां आइन में किस चिक में है, वो बताइए। रजिस्ट्रेशन अदारा मेरा रजिस्ट्रेशन है, आपके रजिस्ट्रेशन 2013 में कैंसिल हो गया। इलियास साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर दूं, किसी भी शख्स को, किसी बालिग शख्स को, उसके पेरेंट्स भी आपके पास जेल में आके बंद नहीं करा सकते, उनको इस बात की इजाजत नहीं है। और कोई बालिग शख्स आपसे जाना चाहे वो जा सकते हैं। ये तंगी साहब, आप इसमें कमेंट कर दें कुछ, ताकि प्रोग्राम हम उसको वाइंड अप करें। हो जाए ना जी, आप फिर मेरा मलिक साहब, ये जो मेरे ये मलिक साहब जो साथी कह रहे हैं कि मैं इदारा चला रहा हूँ, 40 साल से इदारा चलाऊं, ये मुझे बताएं कि इसके पास क्वालिफिकेशन क्या है इस इदारे चलाने की, और फिर आप प्रैक्टिकली आप ये बताएं कि आपने जंजीरों से जकड़ करके आपने ह्यूमन राइट वायलेशन की है। आप कह रहे कि मैं इलाज करता हूं, आप डॉक्टर नहीं हैं, आप रिहेबिलिटेशन करते हैं, तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? लेकिन ये मुझे बताएं कि जो अभी जो कुछ हो रहा है, जो कैमरे से लोग देख रहे हैं, क्या ये मुझे बताएं कि ये इंसानियत है, ये इलाज है? और आप इलियास साहब कमेंट कर दे, प्रोग्राम खत्म होने वाला है। एक चीज और पूछिएगा, मेरे सोर्स के मुताबिक इलियास साहब जल्दी रिस्पॉन्ड कर दें। इलियास साहब सवाल किया, जवाब तो उसका मुझसे लें। जी इलियास साहब, आपने जो सवाल किया उसका जवाब तो आप मुझे जल्दी 30 सेकंड में आप फाइनल दे दें, रिस्पॉन्ड कर दे, ताकि प्रोग्राम खत्म। बात सुनो मेरी, मैं सूरज यासीन का दम करता पानी 1 हफ्ते पिलाता हूँ, बगैर किसी दवाई के, बगैर तकलीफ के, कुरान की बरस का नशा छूट जाता है। नशा छोड़ने का इसके लिए तो इदारे की जरूरत नहीं है, इसके लिए इदारे की सर आप ये दम, आप सर इलियास साहब आप दम जरूर करें। इलियास साहब आप दम जरूर करें, आप सूरत पढ़कर जरूर उनको सुनाएं, लेकिन किसी को गिरफ्तार करके उनके जंजीरें पहना के उनके ऊपर तशद्दुद की इजाजत नहीं है ना।
और फिर आप ऐसी बातें मैंने आपको कहा चले इलियास साहब, तंगी साहब प्रोग्राम का वक्त एक्चुअली खत्म हो गया। नीरा ज़का आपका बहुत शुक्रिया, इलियास साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने इलियास साहब जो मरकज को चलाते हैं उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा। वो कहते हैं मैं दम दरूद करता हूँ, ठीक है, दम दरूद किया जा सकता है, कुरानी आयात पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन किसी शख्स को, एक बालिग शख्स को जंजीरों में जकड़ के उनको मारने की इजाजत पाकिस्तान का कानून किसी को नहीं देता, और किसी को भी हक नहीं देता कि वो अपने किसी अजीज को पकड़ के अपने किसी जाती मुफाद की खातिर जाके किसी ऐसे सेंटर में बंद करा दे और उसको वहां पे जाके जंजीरों में जकड़ दे। इसकी भी इंसानी हकूक इजाजत नहीं देते। वजीर आजम साहब के लिए और उमर अयूब खान साहब के लिए, वफाकी वजीर हैं और हर हुकूमत में वजीर होते हैं, उनके लिए बड़ा एक चैलेंज है कि वो जाके इस सूरत हाल को देखें। वहाँ जो मजलूम बेचारे गिरफ्तार हैं, बंद हैं, जकड़े हुए हैं जंजीरों में, उनको रिहा करवाया जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए जो कानून से मावरा होकर ऐसे इदारे चलाते हैं, ताकि जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी उसको रोका जा सके। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।